Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So जैसे कि हमने applied zoology start किया था and in the last videos we have covered like entomology, that is the study of insects, जिसमें हमने insects as food and medicines, insects का role agriculture में and insects को किस तरह से हम biological control के use कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने last अपनी 3 videos में पढ़ी थी. ठीक है. Today we are going to talk about the aquaculture. Okay, so first of all the basics. Okay, what is the basics? What is aquaculture? What are the techniques which we perform for aquaculture? तो वो सब चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. Okay, so आपको क्या लगता है what is aquaculture? What do you mean by aquaculture? So aquaculture को अगर मैं simple language में बोलूँ तो aquaculture can be referred as underwater agriculture. Okay, aquaculture can be referred as underwater agriculture. मतलब ऐसा agriculture जो कि हम पानी के अंदर कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा एग्रीकल्चर जो हम पानी के अंदर कर रहे हैं. ठीक है, इट इज द फार्मिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है, जबकि कैप्टिव फार्मिंग होती है, कैप्टिव आप फिशरीज कह सकते हो. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको टेम्परेचर पे, क्लाइमेट पे, पानी की सैलिनिटी पे, पीएच पे, एवरीथिंग चीजों पे वेरी करना पड़ता है ना. मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड करना पड़ता है. तो उस पे आपकी फिशरीज डिपेंड करेगी, फिश की पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स उस चीजों पे डिपेंड करेंगे कि पानी का टेम्परेचर कैसा है, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस है कि नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कितना है. तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी. इसी सब चीजों से ओवरकम होने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया? एक्वाकल्चर स्टार्ट किया. एक्वाकल्चर में आप क्या कर रहे हो? एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की फार्मिंग कर रहे हो, हस्बेंड्री कर रहे हो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. अपने हिसाब से उन कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे हो और जो भी आपके इकोनॉमिकली कमर्शियल इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी फार्मिंग कर रहे हो, उनको रेयर कर रहे हो. ठीक है, तो एक्वाकल्चर कॉल्ड एज एक्वा फार्मिंग. इट इज अ फार्मिंग ऑफ फिश, क्रस्टेशियंस, mollusks, aquatic plants, algae and other aquatic organisms. तो जितने भी aquatic organisms हैं, plants हो गए, animals हो गए, उसकी फार्मिंग को, उसकी कल्टीवेशन को, उसकी हस्बेंड्री को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर. ठीक है, तो ये हम फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी कर सकते हैं ना. जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको आप फ्रेश वाटर में कल्टीवेट करोगे. जो आपके मैराइन वाटर होंगे, ब्रैकिश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे तो आप उनको वैसे ही कंडीशंस प्रोवाइड करोगे. ठीक है, बट वो कंडीशंस कैसी होंगी? कंट्रोल्ड होंगी. ठीक है, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, तो सब चीजें आपने कंट्रोल की होंगी जो कि फेवरेबल होंगी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, so worldwide aquaculture production has now reached 15 million tons. ठीक है, ग्लोबली कितनी एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है? 50 मिलियन टन्स. ठीक है, पहले थी 2 मिलियन टन्स. 1950 में इट वाज जस्ट 2 मिलियन टन्स, बट नाउ इट इज 50 मिलियन टन्स. तो सोचो कितनी ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट की है. और ये किसकी वजह से इतना नंबर इंक्रीज हुआ होगा? ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना. एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इतना नंबर इंक्रीज हुआ है. ड्यू टू द डिमांड, सी फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपने एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है 2 मिलियन टन से 50 मिलियन टन. तो एशियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट ओवर 90%. मतलब 90% कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एशियन कंट्रीज का है. बाकी सारी कंट्रीज का कितना है? 10%. और एशियन कंट्रीज में भी अगर मैं बात करूं तो चाइना कंट्रीब्यूट्स मोर देन 70%. है ना, चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन है? मोर देन 70%. तो चाइना जो है नंबर 1 कंट्री है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में. ठीक है, तो एक्वाकल्चर से क्या क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है लोगों को थ्रू आउट दी वर्ल्ड, है ना. तो सम 880 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन फिश फार्मिंग. ठीक है, फ्रॉम सैल्मन केजेस इन नॉर्वे टू प्रॉन पॉन्ड्स इन थाईलैंड. तो 818 मिलियन पीपल अराउंड, है ना, ये राउंड ऑफ फिगर है तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो 880 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट हुई है सिर्फ फिश फार्मिंग में.
तो एक्वाकल्चर में सिर्फ फिश फार्मिंग नहीं आती, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ एशियन कंट्रीज का आ रहा है और 90 में से 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इस चाइना का अकेले का, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इन फिशरीज सेक्टर्स हैज ग्रोन फास्टर देन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो इस फिशरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी रेट से बढ़ा है, इतना फास्ट इंक्रीज हुआ है, जितना आपका नॉर्मल किसी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इंक्रीज नहीं हुआ है। The fisheries and aquaculture provide 4.3 billion people with over 50% of their animal protein consumption and are vital source of micronutrients and essential lipids, ठीक है। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर से जो है 4.3 बिलियन पीपल को उनकी 15% जो एनुअल एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से। तो 15% जो आपके एनुअल एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन है, वो किससे पूरी हो रही है? आपके फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में। किन लोगों में? 4.3 बिलियन लोगों में, 4.3 बिलियन लोगों के, क्योंकि हर लोग तो जो है आपके फिशरीज वगैरह को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4.3 बिलियन लोगों में उनकी 15% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो रही है? फिशरीज एंड एक्वा कल्चर से, ठीक है। तो फिश एंड सी फूड आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड फूड कमोडिटीज। ओवर 53% ऑफ ट्रेड ओरिजिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो फिश का, सी फूड का जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो आपका 53% ट्रेड जो है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज में ओरिजिनेट हुआ है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, जैसे कि फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती है और मेरीन वाटर में भी हो सकती है। फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो होता है ये लेस देन आपका 5 पीपीटी रहता है, ठीक है। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो लेस देन 5 पीपीटी रहता है, मतलब बहुत कम कंसेंट्रेशन होता है सॉल्ट का, वो होता है फ्रेश वाटर। तो फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन जीरो सलाइन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर फार्मिंग। ब्रैकिश वाटर होता है जिसमें जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है वो 5 से 30 पीपीटी के बीच में रहता है, ठीक है। और फ्रेश ब्रैकिश वाटर वो वाटर्स होते हैं जहां पे आपका सॉल्ट वाटर और आपका फ्रेश वाटर की मिक्सिंग होती है। तो ब्रैकिश वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सी वाटर एंड योर फ्रेश वाटर। तो सैलिनिटी लेस देन 30 पीपीटी रहती है, जैसे कि आपके एस्ट्रीज, बैक वाटर्स, क्रीक्स, तो ये सब आपके ब्रैकिश वाटर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ मैराइन वाटर वो होते हैं जिसमें जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन मोर देन 5 पीपीटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैराइन वाटर्स, ओके। सो आप फ्रेश वाटर फार्मिंग भी कर सकते हो, ब्रैकिश वाटर में भी फार्मिंग कर सकते हो और मैराइन वाटर में भी फार्मिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल की फार्मिंग कर रहे हो, क्या वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कि वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो जिस पानी में वो पाए जाते हैं नेचुरली आप वैसे ही कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी की बेसिस पे आपके पास एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है एंड सेमी इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम जो है सबसे लीस्ट मैनेज्ड है फॉर्म ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। इसको इतना मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें लार्ज पॉन्ड्स होते हैं, बनाए जाते हैं, इसमें लार्ज पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और जो पॉन्ड्स होता है उनका एरिया नियर अबाउट 1 to 5 हेक्टर्स होता है, ठीक है। तो जो फार्मिंग के लिए हम पॉन्ड्स का यूज कर रहे हैं, फिश फार्मिंग के लिए हम जो पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 to 5 हेक्टर्स के होंगे, ठीक है। और उनकी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब उसमें आप कितनी फिशेस को अकोमुलेट करोगे। तो इट इज, अगर फिश की बात करें तो इट इज मोर देन 0.5 पीसेस पर स्क्वायर मीटर। अगर मैं फिश की बात करूंगी तो उसकी डेंसिटी रहेगी 0.5 पीसेस पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और अगर मैं श्रिम्प की बात करूंगी तो श्रिम्प के जो होगा इट इज मोर देन 5 पीसेस पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो स्टॉकिंग डेंसिटी इतनी रहेंगी, इसलिए आपको कोई सप्लीमेंट फीडिंग या फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये 1 हेक्टर में आपको 500 to 2000 kgs ऑफ बायोमास आप प्रोड्यूस कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब
आती है आपकी सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव इट इन्वॉल्व्स रेदर स्मॉल पॉन्ड, छोटे छोटे पॉन्ड्स होंगे लाइक 0.5 to 1 हेक्टर। ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, इट कंटेन 10,000 to 15,000 फिशेस पर हेक्टर, बट वहां पे कम थी, दैट इज इसमें 5 to 10 पीसेस पर स्क्वायर मीटर आएंगे। ठीक है, नेचुरल फूड डेवलप्ड बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से नेचुरल फूड डेवलप होगा। इसमें आप सप्लीमेंट्स प्रोवाइड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की फिशेस को, किस टाइप के आप एक्वेटिक एनिमल को हार्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हार्वेस्ट रेट रहेगा 2500 to 10,000 केजीज। अगर फिशेस होंगी तो 1500 to 2500 केजीज, अगर श्रिम्प्स होंगी तो। इंटेंसिव फार्मिंग होगी जो कि एक वेल मैनेज्ड फॉर्म ऑफ फिश फार्मिंग होगी। सबसे अच्छी मैनेज हम इंटेंसिव फार्मिंग को करते हैं ताकि आप कम से कम पानी को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, या आप छोटे से छोटे पॉन्ड्स में करते हो, टैंक्स में कर सकते हो, रेसवेस में कर सकते हो, और स्टॉकिंग डेंसिटी काफी हाई रहती है, दैट इज 10 to 50 फिशेस पर स्क्वायर मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्या था, इंटेंसिव में आप डेंसिटी भी ज्यादा रख रहे हो, पानी भी कम रखते हो, इनपुट्स जो भी जितने भी इनपुट्स हैं, जैसे कि आप फीड हो गया, ज्यादा फीड प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर एरिएशन करोगे, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट रखोगे। ठीक है, एक्सटेंसिव में क्या होगा, आप नेचुरल फूड प्रोडक्शन होगी विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप आर्टिफिशियल टैंक्स और पॉन्ड्स क्रिएट करो इंटेंसिव में, ताकि आप पानी की जो है बचत कर सको, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फिशेस की प्रोडक्शन कर सको। बट एक्सटेंसिव में क्या हो रहा है, हम नेचुरल फूड पे डिपेंड हैं। ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी कम रहेगी। ठीक है, और ज्यादा कोई आपको इतनी मतलब जैसे कि आपको कोई पॉन्ड ध्यान नहीं करना पड़ेगा, वाटर की क्वालिटी का ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, एरिएशन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज को, ओशंस, लेक्स, रिवर्स वगैरह को ही इस्तेमाल करते हैं। बट इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और टैंक्स को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, और उसके अंदर आप जो है फॉर्मिंग करवाते हो। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है, एक्सटेंसिव फार्मिंग को आपको ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड या टैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डेंसिटी भी इसमें मगर कम रहेगी। क्यों डेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि इतना ज्यादा मैनेज नहीं है और आप ओपन स्पेसेस में इसको करवा रहे हो। ठीक है, कोई सप्लीमेंट्स, कोई फर्टिलाइजेशन इस एक्स्ट्रा से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो इतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो आप इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम को अप्रोच करते हो। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज स्टॉक्ड, कि आपने मतलब कैसी स्पीशीज उसके अंदर रखी, एक स्पीशीज रखी है या एक से ज्यादा रखी है, तो मोनोकल्चर अगर आप वन फिश स्पीशीज को एक टाइम पे रेयर कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, उस कल्चर सिस्टम के अंदर आपने एक ही स्पीशीज रखी है तो इट इज मोनोकल्चर। और अगर आपने एक से ज्यादा स्पीशीज वहां पे रखी है और उसको एक साथ क्या कर रहे हो, उनकी फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको कहते हैं पॉलीकल्चर। ठीक है, और इसमें यील्ड भी आपको ज्यादा मिलेगी, और क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है पॉलीकल्चर में। ठीक है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप पॉलीकल्चर के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इनक्लोजर, मतलब आप किसके अंदर, आप क्या किस चीज के अंदर आप जो है ये कर रहे हो, तो अगर आप पॉन्ड कल्चर कर सकते हो। ठीक है, कॉमन मेथड फिश कल्चर का पॉन्ड्स के अंदर, इसमें वाटर जो है मेंटेन किया जाता है इन एन इनक्लोज्ड एरिया बाय आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स और बंड। तो आपने ये इस तरह से डाइक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हैं, पॉन्ड्स, बहुत सारे पॉन्ड्स आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो पॉन्ड के अंदर अगर आप कल्चर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पॉन्ड कल्चर। देन केज कल्चर, कि आप क्या करते हो कि फिशेस को कि रेयरिंग जो कर रहे हो, कुछ केजेस बना देते हो। ठीक है, ये देखो पूरा केज बनाया हुआ है जिसको पानी के अंदर हमने रख दिया है। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ फिश फ्रॉम देयर जुवेनाइल स्टेज टू द कमर्शियल साइज। ठीक है, जुवेनाइल स्टेज से लेके उनके लार्वल स्टेज से लेके आप फिश की रेयरिंग कर रहे हो जब तक वो अच्छे से कमर्शियल साइज अटेन ना कर ले, मतलब वो साइज जो आपके कमर्शियल स्केल के लिए, कमर्शियल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो साइज अटेन ना कर ले, तब तक आप उसकी रेयरिंग करते हो इन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स, है ना, चारों तरफ से पानी को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप फिशेस को एक नेट स्ट्रक्चर में इनक्लोज कर सकते हो या कुछ केजेस बना सकते हो और उसको आप एक नेचुरल वाटर बॉडी में रख देते हो। ठीक है, तो ये दिस मेथड अलाउज फॉर फिश फार्मिंग इन लार्ज वाटर बॉडीज विदाउट नीडिंग टू बिल्ड ट्रेडिशनल पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी वाटर बॉडीज के अंदर उसकी रेयरिंग फार्मिंग कर सकते हो। पेन कल्चर क्या होता है, देखो
दोनों में फर्क क्या होगा पेन कल्चर और केज कल्चर में? केज कल्चर में आपने बॉटम को भी क्या किया होता है, कवर किया होता है, बॉटम भी कवर्ड है। बट पेन कल्चर में आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से इंक्लोजर्स होगा, ठीक है, वॉल्स होंगी, बट आपका बॉटम जो है वो नेचुरल बेड ऑफ वाटर बॉडी होगा, ठीक है, बॉटम कवर्ड नहीं होगा। ऊपर से आपने कवर किया होगा चारों तरफ से, बट आपका बॉटम कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड दी आपका केज कल्चर, ठीक है। बॉटम आपका नेचुरल वही वाटर बॉडी होगी। देन है रेसवेस। रेसवेस इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। इट इज अ मतलब मेथड ऑफ रेसिंग फिश इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में आप, पॉन्ड में तो क्या होगा, पॉन्ड में रनिंग वाटर नहीं होगा ना, तो रेसवेस आप रनिंग वाटर, रिवर्स वगैरह में आप फिशेस की रेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ फ्लो थ्रू सिस्टम टू अनेबल रेयरिंग ऑफ मच डेंसर पॉपुलेशन ऑफ फिशेस। तो आप इसमें क्या करते हो, ज्यादा जो आप फिशेस की डेंसिटी जो है वो इंप्रूव कर रहे हो, मतलब कि लाइक आप कहते हो कि जो ज्यादा आपकी डेंसर पॉपुलेशन है फिशेस की, वो हम रेसवेस के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल आपके ट्रॉट कल्चर, ट्रॉट्स की आप रेयरिंग जो करते हो ना, वो आप इस तरह से करते हो, रेसवेस के थ्रू करते हो। तो रेसवेस में क्या कर रहे हो, आप रनिंग वाटर में फिश की जो है वो रेयरिंग कर रहे हो, कल्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपने रेसवेस बनाए हैं, ठीक है। तो रेसवे से क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है वो आप मेंटेन कर रहे हो, एक फ्लो थ्रू सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि आप ज्यादा डेंसर पॉपुलेशन ऑफ फिशेस की रेयर कर सको, ठीक है। तो भाई इसका प्रोस्पेक्टस क्या, क्यों पढ़ना है हमें, इससे फायदा क्या हो रहा है? तो ऑब्वियसली एक्वाकल्चर जो है एक प्रॉमिसिंग आपका पॉइंट होल्ड करता है, एक ऐसे प्लेस होल्ड करता है, ठीक है, जिससे आपका सस्टेनेबल और एफिशिएंट फूड की प्रोडक्शन आपकी हो रही है, ठीक है। क्योंकि एक्वाकल्चर से आप कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉपर कंडीशंस मैनेज कर रहे हो, इन्वायरमेंटल कंडीशंस मैनेज कर रहे हो। अगर बाहर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बट फिर भी आप एक्वाकल्चर के थ्रू जो है फिशेस की रेयरिंग कर सकते हो, उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। बिकॉज वाइल्ड स्पीशीज की अगर आप जितनी रेयरिंग करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाइल्ड स्पीशीज विल वैनिश। तो आप क्या कर रहे हो, आप वाइल्ड स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करने की बजाय आप कमर्शियल स्केल पे फिश की फार्मिंग कर रहे हो, ताकि आप उन कंडीशंस को मेंटेन करके रख सको जो भी आप उस फिश की ग्रोथ के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी, तो फिश एग्स नहीं ले कर पाएंगे, स्पर्म्स नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशंस नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को ओवर करने के लिए हमने एक्वाकल्चर जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो है हमारी जो ग्रोइंग डिमांड है सी फूड की, वो हम फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है। पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं, लाइक डिजीज आउटब्रेक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, ठीक है, जो आप फिशेस ग्रो कर रहे हो उसको कोई डिजीज ना लगे, वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज फ्री हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जितनी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी से एडवांस होंगी, उतनी ज्यादा आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। पर जो भी आप प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हो वो एक सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ना ही आपकी फ्यूचर जनरेशन को कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, ना ही प्रेजेंट जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो, और इन्वायरमेंट के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको ये सब ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी जाके एक्वाकल्चर जो है वो एक बेनिफिशियल प्रैक्टिस जो है मानी जाएगी, ठीक है। तो एशिया में सबसे ज्यादा शेयर है एक्वाकल्चर की प्रोडक्शन का, ठीक है। यूरोप सेकंड रैंक पे आएगा आफ्टर एशिया, ठीक है। एक्वाकल्चर इन अफ्रीका अभी तक इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। अफ्रीकन कंट्री आज भी ज्यादातर कैप्चर फिशरी पे डिपेंड है, बिकॉज उनके पास बहुत सारी वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं, तो उनको एक्वाकल्चर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई, ठीक है। तो 2022 में जो ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन था, इट रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 223.2 मिलियन टन्स, 223.2 मिलियन टन्स तक हमारा जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वो पहुंच गया इन 2022, ठीक है, जिसके अंदर 185.4 मिलियन टन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है और 37.8 मिलियन टन्स ऑफ एल्गे की प्रोडक्शन है। तो सारा आपका जितनी प्रोडक्शन हुई है, टोटल प्रोडक्शन हुई है 223.2 मिलियन टन्स एज ऑफ 2022, उसमें से एक्वेटिक एनिमल्स 180.4 मिलियन टन्स है, एल्गे इट इज 37.8 मिलियन टन्स, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इट इज 130.9 मिलियन टन्स, fine, and capture fisheries production it is 92.3 million tons,
ठीक है। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर की जो टोटल प्रोडक्शन थी इट इज 223.2 मिलियन टन्स। एक्वाकल्चर की है 130.9 मिलियन टन्स एंड कैप्चर फिशरीज की प्रोडक्शन है 92.3 मिलियन टन्स। मींस इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था जहां पे एक्वाकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो आपकी कैप्चर फिशरीज से ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई है। एक्वाकल्चर की प्रोडक्शन जो है इट इज 130.9 मिलियन टन्स एंड कैप्चर फिशरीज की प्रोडक्शन है 92.3 मिलियन टन्स एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है ऐसा। ठीक है, तो देखो ये आपका जो ब्लू वाला है ना दिस कैप्चर फिशरीज, तो आपका ये देखो यहां तक तो आपका कैप्चर फिशरीज ही सबसे ज्यादा था। ठीक है, 2020 तक तो आपका कैप्चर फिशरीज की प्रोडक्शन ज्यादा ही थी एज कंपेयर टू एक्वाकल्चर। 2022 में देखा गया है कि कैप्चर फिशरीज की प्रोडक्शन कम हो गई है और एक्वाकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो 89% ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में जो एक्वाकल्चर है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, एंड 5% टू द एग्रीकल्चरल जीडीपी। ठीक है, इंडिया जो है थर्ड पोजीशन होल्ड कर रहा है ग्लोबली। ठीक है, इन टोटल फिश प्रोडक्शन एंड सेकेंड पोजीशन एक्वाकल्चर। तो इंडिया जो है सेकंड पोजीशन एक्वाकल्चर में होल्ड करता है आफ्टर चाइना। फर्स्ट पोजीशन चाइना की है, सेकंड पोजीशन एक्वाकल्चर में इंडिया की है। बट अगर मैं फिशरीज की बात करूं तो फिशरीज में इंडिया की पोजीशन है थर्ड। ठीक है, इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है 8% टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। ठीक है, 70% कौन कर रहा था? आपका चाइना। 8% कौन कर रहा है? आपका इंडिया। ठीक है, तो चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एंड फिशरीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था आपका एक्वाकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक्वाकल्चर आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से उनकी फार्मिंग कर सकते हो, किस वाटर्स के अंदर कर सकते हो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, आप किस तरह से कर सकते हो, पॉन्ड्स बना सकते हो, केजेस बना सकते हो। ठीक है, देन आप रेसवेस बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। देन हमने पढ़ा कि इंडिया का क्या पोजीशन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। कितनी हमने टोटल प्रोडक्शन की है, उसमें से एक्वेटिक एनिमल्स कितने थे, कैप्टिव फिशरीज कितनी, तो ये सब हमने चीजें इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, so for further videos do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs. You can direct interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.